हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। देखिए, आपको पता है कि आपकी जो बेसिक नीड्स है, आप बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ मटेरियल्स जो आप यूज़ करते हैं वो नेचर में एज इट इज़ हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है, सनलाइट एक्सेट्रा। एंड सम जो मटेरियल्स होते हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे कि कुछ मटेरियल्स नेचुरल है, कुछ मटेरियल्स जो मैन मेड है, तो उसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और उनको दो टाइप से उनके अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, उनको दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी काइंड्स है हमारे पास? एक तो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरी है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं नेचर में, विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर। मतलब ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और अगर ह्यूमन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू तो वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सनलाइट का आप कितना मर्जी यूज़ कीजिए ये कभी ख़त्म नहीं होगी। एयर भी एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा। जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं विच जो कि एक हमारा जो नेचर है, हमारे जो नेचर में जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप इसका अनलिमिटेड वे में यूज़ करते जाओगे, वेस्टेज करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद इनको बनने में कम से कम मिलियंस ईयर्स लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद फिर वापस हम उनको बना नहीं पाएंगे, जो मतलब एग्जॉस्ट ईजिली हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो ये जो होते हैं ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि जो कोल हो गया, पेट्रोलियम, मिनरल्स, नेचुरल गैस की एक बार अगर आप ख़त्म हो गए तो उसके बाद ये आप मतलब ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसको फिर से बनने में बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ईयर्स ऑफ लग जाएंगे। ठीक है, देखिए, अब जो एक्टिविटी 5.2 है, इस एक्टिविटी के थ्रू कुछ बात समझाने की कोशिश की गई है। इस एक्टिविटी को ध्यान से सुनना। देखिए, इस एक्टिविटी में क्या है, टेक सम कंटेनर। उसमें बोला है कि कुछ कंटेनर्स लीजिए। एक कुछ कंटेनर में तो पॉपकॉर्न, पीनट या रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़ वगैरह आप फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर आप मतलब स्टूडेंट्स को डिवाइड कीजिए इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। मतलब कि आप स्टूडेंट्स को 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाइए। ठीक है, फिर हर एक ग्रुप के 3 सब ग्रुप और बना दीजिए, जिसके अंदर मतलब फर्स्ट सब ग्रुप के अंदर 1 स्टूडेंट है, दूसरे सब ग्रुप के अंदर 2 स्टूडेंट रखो, और तीसरे सब ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट को रखो। ठीक है, और उनको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन का नाम दे दो। मतलब जिस सब ग्रुप के अंदर 1 स्टूडेंट है उसको फर्स्ट जनरेशन बोलो, जिसके अंदर सेकेंड स्टूडेंट है जिस सब ग्रुप के अंदर, उसको सेकेंड जनरेशन का नाम दे दो, और जिस सब ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं उसको थर्ड जनरेशन का नाम दे दो। ठीक है, उसके बाद इन सब ग्रुप को रिप्रेजेंट कीजिए कि सब ग्रुप जो हैं ये हमारे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर हैं जो हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखिए, एक ग्रुप के 3 सब ग्रुप बनाए हैं, तो फर्स्ट जनरेशन वाले में 1 ही स्टूडेंट है, लेकिन सेकेंड में 2 है और थर्ड में 4 स्टूडेंट है। तो वो सेकेंड और थर्ड में ज़्यादा स्टूडेंट इसलिए किए गए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट सेकंड और थर्ड सब ग्रुप में ज़्यादा रखे गए हैं। नाउ अब एक फुल कंटेनर को हर ग्रुप को दे दो। ठीक है, आप कंज्यूमर्स को बोलो पहले हर ग्रुप के फर्स्ट जनरेशन को कि आप इसको कंज्यूम करो, इन्हीं टेबल्स को मतलब कंज्यूम करो। वो कंज्यूम करता है, फिर सेकंड जनरेशन वालों को बोलो, फिर थर्ड जनरेशन वालों को बोलो। तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर ये देखा गया कि जो अवेलेबिलिटी है ई टेबल्स की हर कंटेनर के अंदर, वो हमने ऑब्जर्व करी, और धीरे धीरे देखा कि जो थर्ड जनरेशन के लिए जो खाना है वो बचा ही नहीं है, बिल्कुल ही कुछ ही चीज़ें हैं जो बची है।
ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लगा, जो अबव एक्टिविटी में जो ये पूरी एक्टिविटी की गई, इस एक्टिविटी में ये पता लगा कि जो यहाँ पे टेबल्स दिए गए थे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जॉस्टेड मटेरियल, की जो एग्जॉस्टेड मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टेबल्स दिए गए थे कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। और जो हर एक ग्रुप है वो डिपेंड कर रहा है डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न की, डिफरेंट जो कंजम्पशन पैटर्न है वो हर एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या हुआ, पहले फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन ने कुछ ई टेबल्स को खा लिया, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन आई, उसके लिए अब कुछ जो ई टेबल्स फर्स्ट जनरेशन ने खा लिए थे वो बचे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब वो दोबारा नहीं बनेंगे। तो सेकंड जनरेशन को जो बचे हुए थे वो सेकंड जनरेशन वाले स्टूडेंट्स ने खाई, ठीक है। फिर जो सेकंड जनरेशन ने खा लिया अब और कम हो गए, बिल्कुल ही कम हो गए, इसका मतलब तो अब ये और एग्जॉस्ट हो गए। तो थर्ड जनरेशन के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और आने वाली फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा। तो इससे ये पता लगता है कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे नेचर में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उनका हमें यूज़ बड़े ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। हमें उनकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन नेचुरल रिसोर्सेज, इस एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। हमें उनको सिर्फ जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े तभी उनका यूज़ करना चाहिए, हमें इनको बचाना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये जानने को मिला। आगे हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हमें कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हम ये देखेंगे कि जो कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये कैसे कैसे बने, इनके यूजेस, इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन सब को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। क्या बोला जाता है इनको? फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडीज है उनसे मिलकर बनी हुई है। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए, अब आगे है कि जैसे हमारे पास क्या है, कोल। तो जो कोल है, फर्स्ट जो फॉसिल फ्यूल है वो कोल है, कि कोल को हिंदी में कोयला बोलते हैं। ये एक हार्ड स्टोन की तरह होता है, ये बिल्कुल क्या होता है, हार्ड स्टोन की तरह होता है, ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। इसका हम यूज़ अपने खाने को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रेलवे इंजन में यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस स्टीम, ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो जिससे इंजन चले। ये थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं कोल का, और कोल का एज अ फ्यूल बहुत अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो कोल है वो बना कैसे। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस आई, जैसे कि फ्लड आया, ठीक है। कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से क्या हुआ, जो जंगल थे बहुत, जो ये घने घने जंगल थे वो जल के और वो सोइल के अंदर दब गए, ठीक है। और ज़्यादा ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, तो बहुत जो सोइल है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होती चलेगी, ठीक है। अब वो और ज़्यादा क्या है, सोइल डिपॉजिट होती चलेगी, वो ज़मीन के और काफ़ी ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाने लगे, ठीक है। अब अंदर जो है, मतलब कि जो डेप्थ ऑफ द, मतलब अर्थ के डेप्थ में अगर बिल्कुल बात करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो ये डेड प्लांट्स थे, ये धीरे धीरे क्या हो गए, कोल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। जो कोल है यानी कोयला है, इसके अंदर मेनली कार्बन होता है, ठीक है। तो ये जो स्लो प्रोसेस हुई, कि इनकी स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन हुई, किसकी कन्वर्जन हुई, डेड वेजिटेशन की इनटू कोल, इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। कि जो 300 साल पहले जो बहुत घने जंगल थे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हुए, कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से क्या हो गए, ख़राब हो गए, मतलब मर गए, जल गए, ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो सारे क्या हुए, अर्थ के ऊपर गिरे, तो उसके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ के अंदर गए, तो अर्थ के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, और ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर डिपॉजिट होती गई, तो बहुत साल लगे इस चीज़ को होने में। तो बहुत सालों बाद क्या हुआ, इसके ऊपर एक मतलब अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाने की वजह से जो ये डेड वेजिटेशन था, इनका कन्वर्जन हो गया एक ब्लैक मटेरियल ब्लैक मटेरियल में, जिसको नाम दिया गया कोयले का, कि मतलब जहाँ से कोयला बना, ठीक है। और जो ये प्रोसेस हुई, ये स्लो प्रोसेस हुई, काफ़ी साल लगे इसको होने में। तो इस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन को, ठीक है, कि जिससे डेड वेजिटेशन से कोल में ये कन्वर्ट हो गए, इसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन।
इज़ इट क्लियर। तो ये जो कार्बनाइजेशन प्रोसेस हुई ये कैसे हुई कि जो वेजिटेशन का जो रिमेन्स थी वहाँ से जो कोल बना, इसीलिए कोल को इसको एक फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, कोल माइंस इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट है जहाँ से क्या करते हैं, कोयला निकाला जाता है, कोल निकाला जाता है। देखो ये 5.2 फिगर के में दे रखा है। ओके अब इस कोल को अगर आप हीट करते हो, अगर आप कोयल को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये बर्न होता है, कोल बर्न होता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, ये रिलीज़ होती है। और जो कोल है इसको इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इससे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे ये कोक, कोलतार, कोल गैस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके यूजेस पढ़ते हैं, ये क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कोक। तो जो कोक है हमारे पास, जो कोक है वो क्या होता है, ये एक बहुत टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। पोरस मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। ठीक है, जो कोक है अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मतलब स्टील जो होता है उसको बनाने के लिए जिस इंडस्ट्री में इसको बनाया जाता है वहाँ कोक का यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, यानी जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, इनकी एक्सट्रैक्शन करने के लिए। जो मेटल्स हमें अभी आप एल्यूमिनियम, जैसे आयरन है, ये जो कॉपर है, ये मेटल्स है, ये हमें एज इट इज़ नेचर से नहीं मिली थी। ये अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है, वहाँ पे मिनरल्स की फॉर्म में मिलती है। उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिससे हम उसमें से मेटल को अलग करते हैं, तब हमें मिलती है। तो उस एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, मेटल को निकालना उसके मिनरल्स में से। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोक का यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास आती है कोलतार। कोलतार क्या होता है, एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, थिक लिक्विड, ये ब्लैक एक थिक लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। ये जो कोलतार है 200 सब्सटेंसेस के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है। कोलतार से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज, जो कोलतार से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर हो गए, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, परफ्यूम हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो गए, रूफिंग मटेरियल्स हो गए, छतों पे लगने वाले जो मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इन सभी के लिए जो मटेरियल, इन सभी को बनाने के लिए, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कोलतार ही है, कोलतार का यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो जो नेप्थलीन की बोल्स होती है, जो वाइट कलर की बोल्स होती हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं टू रिपेल मोथ एंड अदर इंसेक्ट, कि अदर इंसेक्ट्स हमारे कपड़े बचे रहें। ठीक है, आपकी जो मदर हैं वो डालते होंगे, जो अलमीरा है, जो आपके संदूक हैं, उनके अंदर जो वाइट कलर की छोटी छोटी नेप्थलीन की बोल डाली जाती है ताकि जो छोटे छोटे इंसेक्ट है वो आपके क्लोथ को ख़राब ना कर पाए। तो वो भी कोल तार से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, इन दिनों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन दिनों जो बिटुमन है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोलतार की जगह पे आज के टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। पहले कोलतार का रोड्स की मेटलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। रोड्स जब बनते हैं उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड डाला जाता था रोड को बनाने के लिए। तो आजकल कोलतार की जगह पे बिटुमेन यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास है कोल गैस। कोल गैस जो है इसका जो ये कोल गैस है वो हमें कहाँ से मिलती है, इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं कोक को बनाने के लिए, कोयले से, ठीक है, यानी कोल से कोक बनाते हैं तो उस टाइम वहाँ से एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे हुए हैं उसके पास में कुछ इंडस्ट्रीज में फ्यूल की फॉर्म में हम किसका यूज़ करते हैं, कोल गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन कोल गैस का हम यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए, जो कोल गैस है विच आर यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन में 1810 में सबसे पहले स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया गया था कोल गैस को, और न्यूयॉर्क में अराउंड 1820। ठीक है, नाउ अ डेज, अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। लेकिन अब इसका हीट के लिए, हीट सोर्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है कोल गैस का, रेदर देन लाइट। लाइट में अब यूज़ नहीं किया जाता, पहले यूज़ करते थे स्ट्रीट लाइट के लिए लेकिन अब यूज़ नहीं करते।